Hello बच्चों, a very warm and bright good morning to you all. So today we will discuss and understand the new chapter which is Diary of Anne Frank. So let's start reading it. Happy learning. Imagine spending over 2 years hiding from the world with only a diary to share your thoughts. How did this simple diary become one of the most inspiring books in history? Let's read the summary. From the Diary of Anne Frank. This chapter is an extract from the diary of a young girl written by Anne Frank. It is an autobiography of young Jewish girl who wrote her thoughts in a diary named Kitty. So ये जो चैप्टर है ये एक्सट्रैक्ट है. एक्सट्रैक्ट मीन्स थोड़ा सा मतलब कुछ पार्ट निकाला गया है जो एक यंग लड़की की जो डायरी थी राइट एन फ्रैंक की अपनी खुद की डायरी में से कुछ छोटा सा एक्सट्रैक्ट छोटा सा पार्ट निकाला गया है एज अ चैप्टर फॉर यू. एंड दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा की स्टोरी है इसमें ऑफ अ यंग जूइश गर्ल हु रोट हर थॉट्स इन अ डायरी नेम्ड किटी. तो वो अपने जो भी उसके मन में विचार आते थे ना एन फ्रैंक के वो अपने विचार उस डायरी में लिखती थी. उस डायरी का उसने नाम रख रखा था किटी. तो उस डायरी को ना वो एज अ डायरी ट्रीट नहीं करती थी. वो डायरी ही उसकी दोस्त थी. वो डायरी ही वो थी जिससे वो अपने दिल के सारी बातें शेयर कर सकती थी राइट. सो इट वॉज नॉट ओनली अ डायरी, इट वॉज मोर देन अ फ्रेंड. सो एट फर्स्ट शी फेल्ट इट वॉज एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस फॉर हर टू पेन डाउन ऑल हर थॉट्स ऑन पेपर. तो जब स्टार्टिंग में उसने जब पहली बार डायरी में लिखना शुरू किया तो उसके लिए एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस था. मतलब अलग सा अनुभव था उसके लिए कि मतलब कि कौन ही इंटरेस्टेड होगा किसी की डायरी को पढ़ने के लिए. शी बिलीव दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग द म्यूजिंग्स ऑफ अ टीनेजर. तो वो सोचती थी कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा कि किसी एक यंग लड़की एक टीनेजर लड़की के ख्यालों म्यूजिंग्स मीन्स थॉट्स कि एक टीनेजर गर्ल के दिमाग में क्या चलता है उसके थॉट्स को पढ़ने में कौन इंटरेस्टेड होगा. हाउएवर किटी, हु इज़ किटी? डायरी. Yeah, Kitty was Anne's best friend and confidant. Now, confidant means here whom she can trust. Anne felt that her diary had the capacity to absorb thoughts than human beings who had low patience level. So Anne को लगता था कि उसकी जो डायरी है ना उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो थॉट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है बल्कि मोर देन ह्यूमन बींग्स ऑन अ पेशेंस लेवल. कैसे कि मतलब इंसानों के अंदर इतना सब्र नहीं होता. तो उसके हिसाब से एन के हिसाब से कि डायरी के अंदर बहुत पेशेंस है. वो आपको आपके जो भी मन में थॉट्स आ रहे हैं वो उसको बिना जज करे आराम से आप अपनी डायरी में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो. हाउएवर ह्यूमन बींग, और अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें उनका पेशेंस लेवल तो बहुत ही लो होता है. उनके अंदर इतना अच्छा पेशेंस नहीं है कि वो किसी इंसान की दूसरे की आराम से सब्र से बात सुन सकें. सो अ डायरी हैज़ मोर पेशेंस. नाउ एन लव्ड हर फैमिली स्पेशली हर एडोरेबल फादर हु गिफ्टेड हर द डायरी ऑन हर 13th बर्थडे. एन जो है उसको अपने फैमिली से बहुत प्यार है और सबसे ज़्यादा खास उसके लिए उसके पिताजी हैं जिन्होंने उसको उसके 13वें जन्मदिन पे ये डायरी गिफ्ट की थी. और डायरी का नाम उसने क्या रखा? किटी. So this extract gives us an introduction to the beginning of Anne's relationship with Kitty. ये जो extract है जो कि चैप्टर उसकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है इसमें बिगिनिंग में स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एन का रिलेशनशिप किटी के साथ कैसा है. एंड टेक्स अस थ्रू दैट टाइम ऑफ हर लाइफ when she was a school student and takes us through that time of her life when she was a school student. सो ये जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो दिखाता है एन और किटी का रिलेशन और कैसे उसने अपना और उसकी ज़िंदगी का वो पल जब उसने एज अ स्कूल स्टूडेंट जो उसने उसकी लाइफ जो थी कैसी थी उसकी लाइफ एज अ स्टूडेंट एन की. ओके. On 20th of June 1942, Anne and her entire class were nervous about their exam results. So एक बार 20 जून की 1942 में पूरी क्लास जो थी एंड क्योंकि शी वाज अ स्कूल स्टूडेंट राइट तो उसकी जो पूरी क्लास थी वो पूरी क्लास नर्वस थी अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स को लेके. तो ये आप लोगों के साथ भी होता है ना जब एग्ज़ाम्स के बाद तो सब एंजॉय करते हैं लेकिन जब जिस दिन रिज़ल्ट का डे होता है उस दिन सबको स्ट्रेस होता है कि आज एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है और कैसा रहेगा. तो हर सब बच्चे नर्वस होते हैं. तो सिमिलरली एन और उसकी पूरी एंटायर क्लास जो थी वो नर्वस थी किसको लेके? एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स को लेके. Although she was confident about other subjects. एन को जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स में तो वो कॉन्फिडेंट थी कि हाँ अच्छा स्कोर कर पाएगी. She wasn't quite sure about mathematics, but particularly mathematics को लेके वो श्योर नहीं थी कि हाँ भाई पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा. She and her friend pleaded with the students to calm down and not make noise, but all in vain. तो उसने और उसके फ्रेंड्स ने प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड. सो एन और उसके फ्रेंड्स ने क्लास के बच्चों को रिक्वेस्ट किया टू काम डाउन के शांत रहो, शोर मत मचाओ, नॉट टू मेक नॉइज, बट ऑल इन वेन. ऑल इन वेन मीन्स all gone wasted. Yeah,
So nobody was ready to listen to them. So these characteristics of her peers means classmates, उसके साथी. These characteristics of her peers made her conclude that about a quarter of her classmates were dummies. So now you need to understand the situation. अब क्लास में पूरी क्लास नर्वस है रिजल्ट को लेके, and all the classmates are discussing about the result, right? So there is a lot of noise. अब एन और उसकी फ्रेंड सबको बोलते हैं शांत हो जाओ, शोर मत करो, बट nobody listens to them. So these characteristics of her peers, उसके जो peers थे मतलब classmates जो थे, ऐसा characteristic देख के and she concluded about a quarter of her classmates were dummies. Dummies means stupid, कि ये क्लास के जो आधे कुछ 1/4 बच्चे जो हैं वो एकदम stupid बच्चे हैं. She felt that they should be detained. Detained means stopped, कि इन बच्चों को रोकना चाहिए था. Detained मतलब कि that means कि उनको अगली क्लास में नहीं भेजने की बजाय उनको उसी क्लास में छोड़ देना चाहिए था, एज दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन अदर. सो इट सिंपली मीन्स कि उसकी क्लास के कुछ बच्चे इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं तो उसको लगता है कि इन बच्चों को प्रमोट ही नहीं करना चाहिए था, डिटेन, उनको रोक देना चाहिए था पिछली क्लास में, क्योंकि ये शायद डिजर्व नहीं करते आगे बढ़ना. एंड हैड लेड सिग्निफिकेंट एम्फेसिस इन हर डायरी अबाउट हर मैथमेटिक्स टीचर. उसने अपनी डायरी में एक स्पेशली मेंशन किया है अपने मैथ्स के टीचर के बारे में. शी राइट्स दैट मिस्टर कीजिंग वॉज अनॉयड बाय हर टॉकेटिव नेचर, कि वो लिखती है कि मिस्टर कीजिंग, नाउ हु इज़ मिस्टर कीजिंग, ही इज़ द मैथ्स टीचर. सो मिस्टर कीजिंग जो है ही वॉज अनॉयड बाय हर टॉकेटिव नेचर. सो एन बाय नेचर बड़ी टॉकेटिव थी, वो अपनी फ्रेंड्स हैं उनके साथ बातें करती रहती थी, तो मिस्टर कीजिंग को उसकी टॉकेटिव नेचर से बहुत गुस्सा आता था. ही यूज्ड टू गेट अनॉयड. ही वुड ऑफन पनिश हर विद एक्स्ट्रा होमवर्क. सो वो क्या करते थे, मिस्टर कीजिंग जो मैथ्स के टीचर हैं वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे एज अ पनिशमेंट. वेन एवर शी टॉक्ड एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग क्लास टाइम. एक्सटेंसिवली मीन्स एक्सेस में, बहुत ही ज़्यादा अगर क्लास में वो बातें कभी करती थी तो एज अ पनिशमेंट ही यूज्ड टू गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क. द फर्स्ट पनिशमेंट मीटेड आउट टू एन वॉज, सो जो पहली पनिशमेंट जो उसको दी गई थी, मीटेड आउट मीन्स दी गई थी, वॉज गिवन टू एन वॉज ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स. अब चैटर बॉक्स यू ऑल नो व्हाट इज चैटर बॉक्स, जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, राइट. सो एन को एज अ पनिशमेंट उन्होंने बोला कि आप जो है एक ऐसे लिखो चैटर बॉक्स के ऊपर. सो दिस वॉज काइंड ऑफ, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन जज व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट इज इट. बच्चा क्लास में अगर बात कर रहा है, राइट, सो बच्चे बाय नेचर बातें ही करते हैं क्योंकि वो बहुत क्यूरियस होते हैं चीज़ों को जानने के बारे में. इंस्टेड ऑफ मेकिंग टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग और ट्राइंग सम अदर वेज, उन्होंने उसको बोला कि इस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है. सो फर्स्ट टॉपिक क्या था, अ चैटर बॉक्स, विच वॉज अ वियर्ड टॉपिक अकॉर्डिंग टू एन. एन के लिए तो ये बड़ा वियर्ड टॉपिक है. She gave a good thought to the given topic and decided to present convincing arguments in her essay. अब उसके पास क्या था, उसको मिल गया टॉपिक तो उसको लिखना है ऐसे, लेकिन उसने सोचा कि इसको भी मैं इतने अच्छे तरीके से लिखूंगी जिसमें कि कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स उसने लिखी. कन्विंसिंग आर्गूमेंट जिससे किसी को कन्विंस किया जाए, मनाया जाए, राइट. कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स फेवर में लिखी. जस्टिफाइंग हर टॉकेटिव नेचर, जिसमें कि उसने अपने ऐसे में लिखा है कि वो जस्टिफाई कर रही है कि टॉकेटिव नेचर को. She mentioned that she would try to improve herself, but she could not do anything about the trait that she had inherited from her mother. So N अपने essay में mention करती है because कि उसकी mother भी बहुत talkative है by nature. Inherited मतलब जो चीज़ आपको मिली है, right, विरासत में मिली है, तो दैट मीन्स कि उसको कहती है कि जेनेटिकली मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, मेरी मम्मी भी बाय नेचर टॉकेटिव है, दैट इज़ वाई वो एक्सप्लेनेशन देती है. आर्गुमेंट मतलब लिखती है कि मैं इसलिए मैं भी बाय नेचर बात करती हूँ कि मेरी मम्मी टॉकेटिव है, राइट, और मैंने ये ट्रेड इनहेरिट किया है कहाँ से, अपनी मम्मी से, मुझे ये मिला है. हर टीचर रेड द एसे एंड फाउंड इट अम्यूजिंग. अब मिस्टर कीजिंग ने वो जब ऐसे पढ़ा तो उनको बड़ा हंसी सी आई. ही असाइंड हर अ सेकेंड ऐसे, उन्होंने उसको दूसरा ऐसे लिखने के लिए दिया. एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. तो पहला क्या था, चैटर बॉक्स. अब आ गया एन इनकॉरिजिबल. इनकॉरिजिबल होता है कि जो ना सुधरने वाला, जो कभी सुधरेगा ही नहीं, जिसको ठीक ही नहीं किया जा सकता. उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया, वो कन्विंसिंग आर्गूमेंट उस ऐसे में लिखा है उसने कि भाई मेरी मम्मी बातचीत करती हैं तो मैं भी करती हूँ बाय नेचर, लेकिन उन्होंने समझने की बजाय उन्होंने उसको दूसरा वियर्ड टॉपिक दिया. व्हेन द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग कंटिन्यूड थ्रू टू द नेक्स्ट लेसन, जिसमें कि उसका बातचीत करने का जो था एन का आदत वो कंटिन्यू रही. However, during the third lesson, Mr. Keesing had read enough of her justifications and assigned her another topic. Mr. Keesing ने second essay पढ़ा, उसमें भी convincing arguments एन ने लिखी थी, लेकिन Mr. Keesing ने ध्यान नहीं दिया और उसको third topic दिया, और इस बार उस टॉपिक था क्वैक क्वैक क्वैक.
अब इस पे बच्चा क्या ऐसे लिखेगा, सेड मिस्टर चैटरबॉक्स एज अ पनिशमेंट फॉर हर कंटिन्यूइंग विद द हैबिट, कि वो कहते हैं कि एन एज अ पनिशमेंट, क्योंकि आप अभी भी बातें कर रही हो क्लास में, सो दिस इज एज अ पनिशमेंट कि आपको क्वैक 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 के ऊपर ऐसे लिखना है. सो दिस वॉज द थर्ड वन. So remember the first is a chatterbox, second is an incorrigible chatterbox and third तो उन्होंने टॉपिक दे दिया weird सा quack quack quack. So as a punishment, okay, and punishment for a continuing with the habit of talking, and almost ran out of thoughts after writing essays on the same topic previously. अब एन जो है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार ऐसे लिख चुकी है सेम टॉपिक के ऊपर, तो उसके पास अभी कुछ थॉट्स आ नहीं रहे उसके दिमाग में एज सच. हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे कुछ आजकल के कुछ बच्चे होते हैं जो कई बार आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, या राइट, या मे बी एकदम से ऑफेंसिव ले लेते हैं चीज़ों को, अगर कोई टीचर हल्का सा डांट भी देता है तो. लेकिन अगर आप एन को देखो तो ना उसने आर्ग्यू किया है, ना उसने ऐसा गुस्सा दिखाया है, राइट. उसने सिंपली ऐसे में अपनी बात कहनी चाहिए, ऐसे के थ्रू लिख के आराम से पोलाइटली अपनी बात को वो अपने टीचर के आगे रख रही है, राइट. अब जो थर्ड था उसके लिए उसको लगा कि जो थर्ड टॉपिक मिला है ऑलरेडी इस टॉपिक पे वो लिख चुकी है 2 बार 2 ऐसे में, तो सोचती है कि चलो मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए. सो दिस टाइम शी डिसाइडेड टू टेक द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड. तो उसने सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड से हेल्प लूँगी, एंड हु वॉज गुड एट राइटिंग पोइट्री एंड रोट द एसे फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड इन अ सटायरिकल वर्स. वर्स मीन्स पोम, ठीक है. तो ये अपनी फ्रेंड की हेल्प लेती है जो कि जिसको कि पोइट्री अच्छी लिखनी आती है. तो ये सोचती है कि मैं एक सटायरिकल वर्स, दैट मीन्स सटायरिकल पोएम लिख के अपनी बात को, एंड दिस टाइम इट वाज अ पोम दैट वाज अबाउट अ मदर डक. सो ये पोम जो होती है इट इज़ अबाउट अ मदर डक, फादर डक एंड 3 बेबी डकलिंग्स, के मदर डक होती है, फादर डक होता है और उसके 3 डकलिंग्स होते हैं. एक पोएम लिखती है. अब इस पोएम के थ्रू वो अपनी बात कहना चाहेगी. द ट्रेजेडी वॉज दैट द फादर डक bit to death the mother and their 3 ducklings because they quack too much. तो वो कहते हैं कि वो जो फादर डक है वो उसने अपनी मदर और उसके 3 डकलिंग्स को जो है उनको मार दिया. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे. थ्रू दिस पोम N was trying to explain to the master that certain problems present in children are not always of their own making. तो थ्रू दिस पोम वो इस पोएम से बताना चाहती है अपने टीचर को कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके लिए हमेशा बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, एंड ट्रांसफर टू देम इन देयर डीएनए. और जैसे कि उसने अपनी पहले 2 एसेज में भी ये बताने की कोशिश की थी कि जेनेटिकली उसकी मदर जो हैं वो बहुत टॉकेटिव हैं, और उसने ये ट्रेड जो है टॉकिंग का इनहेरिट किया है अपनी मदर से ही, अपनी मम्मी के ऊपर ही गई है. उसकी मम्मी टॉकेटिव है इसलिए एन टॉकेटिव है. लेकिन उस टीचर को ये बात समझ नहीं आया. अब उसने ये पोम के थ्रू, सटारिकल पोम के थ्रू भी समझाने की कोशिश करी है कि चिल्ड्रन दे गेट सम थिंग्स ट्रांसफर टू देम इन देयर डीएनए through their parents, right? The master accepted the child's view with grace. So इस बार फाइनली मिस्टर कीजिंग को समझ में आया बच्चे का, जो बच्चा समझाना चाह रहा है, जो एन बताना चाह रही है, राइट. एंड ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ टू सूट द काइंड ऑफ चिल्ड्रन ही वॉज टीचिंग. सो उन्होंने अपने आप को, अपना एटीट्यूड चेंज किया बच्चों की तरफ, और वो ऐसे पढ़ाने लगे जो कि बच्चों के लिए सूटेबल रहा. ओके, सो दिस इज़ हाउ she tried so hard to convince him. Although she is a chatterbox, she has a habit of talking a lot, but she is talkative by nature. However, this is something which she has inherited from her mother. Hope you understood the summary. I hope you all understood the chapter now. So if you like the video, please like, share and subscribe. Happy learning.